हमें देखने को मिला, उसकी जानकारी हमको दी। मैं समझता हूँ कि भी आज का जो हमारा विषय था कि इसका भारत पे, बांग्लादेश की घटनाओं का भारत पे क्या प्रभाव है और क्या उसकी संभावित भूमिका हो सकती है। मेरे लिहाज से प्रभाव जो है वो 4 तरह से हम उसको बढ़ सकते हैं। ये राजनीतिक, सामरिक, सामाजिक और आर्थिक। राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से आदरणीय धनन साहब ने इस बात को विस्तृत रूप से आपके सामने उल्लेख किया ही है। अब रही आर्थिक स्थिति, तो आर्थिक अगर उनके और भारत के बीच की जो संबंध है, भारत का अपर हैंड है, वो उतना वहाँ से हम आयात नहीं करते जितना हम उसको निर्यात करते हैं। अगर भारत ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए तो मान के चलें कि जिस तरह से पाकिस्तान की स्थिति आज हो गई है, उससे भी कहीं बुरी स्थिति और बहुत जल्दी वैसी आर्थिक दिवालियापन की तरफ बांग्लादेश जाने वाला। कहा कि हम इंडोनेशिया के साथ में पाकिस्तान में करेंगे। बाकी जगह पे मारकाट हो रही है, हिंदू समाज उद्वेलित हो रहा है, यहूदियों के जैसा जिनोसाइड हो रहा है। घर में घुस के मारेंगे। भारत की सरकार से यहाँ की जनता ये चाहती है कि वो पाकिस्तान पे ही अप्लाई ना किया जाए, वो चीन पे भी अप्लाई किया जाए, वो बांग्लादेश पे भी अप्लाई किया जाए, वो अन्य देशों पे भी अप्लाई किया जाए। जहां जहां भी हमारे साथ के लोगों के साथ इस प्रकार की कोई बात आती तो हम वहां पर इसी प्रकार घर में घुस के मारेंगे। मैं समझता हूँ आज हमारे दो ही घंटे की इस परिचर्चा में काफी विचार हम लोगों के सामने आए। सब लोगों ने अपने बहुत सुंदर विचार रखे। उन सारे विचारों को समराइज करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है एक बहुत ही अच्छे वक्ता और मल्टी टैलेंटेड हमारे राष्ट्रमंथन के सम्मानित सदस्य श्रीमान प्रदीप जी कुमावत। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज की दिन भर की जो हमारी चर्चा हुई, 2 घंटे की चर्चा हुई, उसको आप समराइज करें और हम सब लोगों के बीच में अपनी बात। समय हो चुका है, इसलिए मैं बहुत कोशिश करूंगा 5 मिनट में इसको समअप कर सकें। शाहिद परवेज जी ने जो बहुत अच्छी बात कही, सैद्धांतिक बात और भावनात्मक, और हमारी जो भारत की परंपराएं हैं कि हम अहिंसा के मार्ग पर चलकर, और कैसे हमने पूरी दुनिया को एक शांति का पाठ पढ़ाया है, उस बात को वापस प्रभावी ढंग से रखने की आवश्यकता है। और जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसको किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। उसको हर दृष्टि से उसकी निंदा की जानी चाहिए। और जो भी ये कर रहा है वह धर्म के आड़ लेकर अगर कर रहा है तो वह भी निंदनीय है। ये शाहिद परवेज जी ने अपनी बात रखी। वहीं मैं समझता हूं कि रोबिन सिंह जी ने जो अपनी बात रखी, वो तकनीकी आधार पर जिस प्रकार का जो ट्रेड है भारत और बांग्लादेश के बीच में, अगर उसको भी कहीं न कहीं अगर हम थोड़ा सा दबाव में लाते हैं तो वो एक आर्थिक प्रेशर, जैसा अभी रमन जी ने बहुत कुछ समअप कर दिया, कि वो काम यदि भारत सरकार करती है तो मैं समझता हूं उसका तुरंत प्रभाव से बांग्लादेश की सरकार पर भी असर होगा। और वही बात रोबिन जी ने अपने शब्दों में कही, और बड़े इंटेलेक्चुअल वे में मनीष ने जिस ढंग से सारा एनालिटिकल एस्पेक्ट को और डिप्लोमेटिक ढंग से किस तरह जो सारा डिसेक्शन किया हुआ है उसको उन्होंने बहुत अच्छे प्रभावी ढंग से रखने की कोशिश की। और जो सामरिक महत्व की बात है, मैं समझता हूं कि वो सिंह साहब ने इतनी बढ़िया, क्योंकि आपका अनुभव है और आपने जिस ढंग से बात रखी वो बिल्कुल सही है। और उसको उसी बात का जो एक तरह से एक्सटेंशन रमन जी ने जो रखा कि भारत सरकार को ये बात, वो चूंकि गवर्नमेंट के नाते उस बात को प्रमोट नहीं कर सकते, लेकिन एक टेम्परामेंट सपोर्ट जिससे बोलते हैं वो बांग्लादेश के हिंदुओं को कर सकते कि तुम ये मांग उठाओ। क्योंकि ये सारा जो मामला है, जो अभी मैं पुरुषोत्तम जी से डिस्कस कर रहा था, आपको पहले इस समस्या को समझने की जरूरत है कि ये आखिर हुआ क्या। ये सारा डीप स्टेट है। ये जो फॉर्मूला है ये डीप स्टेट फॉर्मूला है, जो बहुत पहले से अमेरिका की ओर से जो सेंट मार्टिन नाम का जो हमारा एक बांग्लादेश का जो टापू है उसको लेने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने दबाव बनाया था। और चूंकि शेख हसीना ने उसको मना कर दिया
क्योंकि सामरिक दृष्टि से अगर वो अमेरिका के हाथ में आ जाएगा तो सारा कंट्रोल अमेरिका का इस पूरे साउथ एशिया रीजन में हो जाएगा। तो शेख हसीना ने उसको जब रिफ्यूज किया तो वहां के इस अमेरिकन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी पॉलिसी है, इन्होंने इसको एक स्टूडेंट कैंपेन का नाम देके, छात्रों का आंदोलन नाम देके इस बात को शेख हसीना को हटाने के लिए ये सारा काम किया। सुकांत मजूमदार ने बहुत बढ़िया बात कही कि यहां अभी मुद्दा हिंदू नहीं है, मुद्दा ये कि हिंदू के साथ साथ एक मानवीय संकट है। आज यहां हो रहा है, कल और कहीं होगा। जहां जहां डेमोग्राफिक चेंज होता चला जाएगा वहां इस तरह के ये क्वेश्चन रेज करेंगे और ये आंदोलन करके, और ये किसी की नहीं सुनेंगे और इतना भयंकर अत्याचार करेंगे जो हमारे सामने, और जिस ढंग के नग्न पिक्चरें आ रही है, बलात्कार हो रहे हैं, जो सब हो रहे हैं, वो आप देख लीजिए। आप खून खोलता है, अगर जिसका खून नहीं खोले मानवीय दृष्टि से, हिंदू है कि कौन है, धर्म की बात नहीं, बौद्ध है कि सिख है कि जैन है कि कई तरह के धर्म है, अल्पसंख्यक, उन सब, ये एक मानवीय संकट का मुद्दा और पूरी दुनिया को खड़ा होना पड़ेगा। अगर नहीं खड़े होते हैं, और तो हिंदुस्तान से एक अंदर से एक आवाज पैदा करनी पड़ेगी। तुम आवाज उठाओगे, यहां पर एक बंग प्रदेश हमारा बनेगा और हम सब मिलकर उसको सपोर्ट करेंगे। यह आवाज उठानी पड़ेगी। हम बार बार कह रहे सरकार करे, सरकार की लिमिटेशन है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमको अपने विचारों को बहुत सोच समझ कर रखना पड़ता है। तो ये जैसा मुनि जी ने कहा कि हमको आध्यात्मिक दृष्टि से भी विचार करना चाहिए, लेकिन लोगों को जागना पड़ेगा। किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं हम खाली अपनी बात बोलकर समाप्त करें। ये अन्याय के विरुद्ध संवेद स्वर उठने चाहिए। केवल अपनी ढपली, अपना राग बजाने से कुछ नहीं होता। एक इतना बड़ा आर्टिस्ट वहां का, वो 3000 इंस्ट्रूमेंट लेके उसने बेचारे ने कितना बढ़िया उस बांग्लादेश की सेवा की, उसके घर को जला दिया। आप इसको क्या कहेंगे? अमानवीय की भी पराकाष्ठा से भी बदतर स्थिति उसको हम मानेंगे। जिसने बांग्लादेश के लिए गाने गाए, वो बड़ा वहां का रॉक स्टार माना जाता है, और उसने इतनी बड़ी म्यूजियम बना रखा था, उसको आग लगा दी। तो क्या क्या सोच पैदा कर रहे हैं? विदेश सचिव गए थे सिंह साहब, आई एम सॉरी, उनको 2 टूक इन्होंने कहा कि तुम्हारी मर्जी हो, करना हो जो कर लो, तुम जाओगे तो हम तो बिहार तक और आसाम और ये सब भी हम अपने कब्जे में करेंगे। इनकी इतनी औकात हो सकती है कि वो हमारे सामने इतना बोले? बोलने की हिम्मत कैसे हो सकती है? मोदी जी अगर इतने स्ट्रांग लीडर है तो ये इस तरह की आवाज उठाने वालों को 2 टूक जवाब देने के लिए अगर हमको आर्मी से भी एक्शन लेना पड़े, सारे दुनिया को कॉन्फिडेंस में लेके तो करना पड़े, तो करना चाहिए। यही इसका एक विकल्प हो सकता है। हमको कहता है कि हमारा आंतरिक मामला विदेशी मोहम्मद यूनुस, ये तो पूरी दुनिया में हमारे साथ रहा है। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हम कृणवंतो विश्व हिंदू, हमने ऐसा शब्द ही नहीं बोला कभी। हमने बोला कृणवंतो विश्व आर्यम, सबको श्रेष्ठ बनाएंगे। और हम श्रेष्ठ बनाने के लिए हम दुनिया को ये कहते हैं, लेकिन दुनिया हर बार पता नहीं क्यों हमारे ही पीछे के, हमारे अपने लोगों को, हमारे अपने धर्म के, हमारी अपनी सनातन संस्कृति के विरोध में न जाने क्यों। क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं, वो जानते हैं ये कभी जिस दिन आ गए तो ये वापस विश्व गुरु बनेंगे, और ये शायद दिशा वही चल रही। इसलिए जितनी बातें अभी सब जनों ने कही वो एक ही जगह जाकर टिकती है कि एक प्रबल जन समर्थन बनाना पड़ेगा। सरकार को भी कुछ ऐसे कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, और जब सम्मिलित प्रयास होंगे, ये तीनों पिलर जब एक साथ खड़े होंगे, तो जाके बांग्लादेश की सरकार, और ये सरकार बदलेगी। अभी जब अमेरिका में 19 जनवरी को सरकार बदल जाएगी, तो उसके बाद ये जो जितने भी अराजकवादी लोग हैं या ये जो जिहादी लोग हैं, ये सो कॉल्ड जिसको स्टूडेंट मूवमेंट कह रहे हैं, ये वास्तव में आप अगर स्टडी करेंगे तो देखेंगे ये डीप स्टेट वाला जो यूक्रेन वाला जो फॉर्मूला है। मैं ज्यादा उस राजनीतिक दृष्टि से नहीं जाता, लेकिन एक आइडेंटिटी, एक टी शर्ट पहनाकर और आम जनता के बीच में जिस ढंग से उसको प्रोजेक्ट किया गया, वो डीप स्टेट जो है वो एक ऐसा कुछ फॉर्मूला है जो अमेरिका चाहता है कि लोगों को लगे ये हमारे बीच का आदमी और ये हमारी सहायता कर सकता है, लेकिन मूल रूप से ये अमेरिका सब जगह अपनी पैनी नजर जमाए हुए। और बांग्लादेश एक ऐसी घुसपैठ का रास्ता बनने की जा रहा है, और हम सबको अलर्ट होने की जरूरत है। हमने प्रदर्शन किए, ठीक है, संख्या आज इस कार्यक्रम में कम रही, लेकिन इसमें कोई
दुखी होने की अब बात नहीं है, हम अपनी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास के साथ। स्थानीय स्तर पर भी हमको जहां तक हो सके प्रयास करने पड़ेंगे। मीडिया में जन जागरण करना पड़ेगा। कानून और मानव अधिकार संगठन अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनको और हस्तक्षेप करना पड़ेगा। शरणार्थियों की सहायता वाली बात है तो जहां तक जो बांग्लादेशी जो रोहिंग्या बांग्लादेश के थ्रू प्रवेश किए, अभी चुनाव में तो बात हुई थी उनको हटाएंगे, तो गृह मंत्रालय के इस पर भी विचार करना चाहिए। और पुनर्वास हिंदुओं की दृष्टि से बांग्लादेश में ही, जैसा आपने बहुत बढ़िया सुझाव दिया कि वहीं पर एक बंग प्रदेश बनाकर वहां पुनर्वास किया जाना चाहिए और उसको भारत सरकार को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और जो संगठनों की सक्रियता है उसके लिए अगर कोई मार्च भी करना पड़े और हिंदुओं को इस्कॉन को अगर सपोर्ट करना पड़े, मैं तो स्थानीय स्तर पर मायापुर वासी से मैंने कहा था बहुत पहले, पिछली बार भी 2 महीने पहले भी कहा था आप इस्कॉन कुछ आंदोलन करना चाहते हो हम तैयार, मैंने कहा था उनसे। तो आज की गोष्ठी वास्तव में बहुत बढ़िया रही। सबने अपने अपने विषय को एनालिटिकल वे में रखा। सिंह साहब ने तो सामरिक जो स्थिति थी, यथास्थिति, उनको स्पष्ट रखा और रमन जी ने कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिए और हम हमारे जो तीनों वक्ता हैं बहुत तैयारी करके आए, यद्यपि उन्होंने बहुत कम 90 तोले शब्दों में अपनी अच्छे ढंग से बात की। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं कि आप सब लोग यहाँ पधारें और कोशिश करें कि सोशल मीडिया पर इन तरह के अच्छे सुझावों को आगे तक भी बढ़ाएं, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। हाँ, आज पूरा फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग और जितने दूसरे पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक भी जना वो हिंदुओं के लिए बोल नहीं रहा है। तुम्हें हिंदू होने में शर्म आती है क्या? हिंदुओं की बात करने पर हमको लगता है जैसे कोई हम अपमानजनक बात कर रहे हो। अरे एक तरफ हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं और दूसरी तरफ हम इस बात करो यार हमारे पे ठप्पा लग जाएगा। हम इस देश में सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो हमें अपनी बात इस देश में हम यहां नहीं करेंगे तो हम कहां जाकर करेंगे? हम सिकुड़ते 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 कितने और सिकुड़ेंगे, ये विचार करना पड़ेगा। और ये समय है, जागो। अब नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।